हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका लद्दाख ट्रिप का प्लान पूरा बन चुका होगा, मुझे भी पता है। पूरी प्लानिंग हो चुकी होगी। कुछ लोग तो जाके भी आ गए होंगे और जो नहीं गए हैं ये वीडियो उनके लिए है। पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको लद्दाख से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आपका बजट कितना रहेगा, आपका रूट प्लान क्या रहेगा, आपको डेज कितने लगेंगे। स्पीति से रिलेटेड भी मैंने आपको पूरी जानकारी, ज़ंस्कार से रिलेटेड भी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी थी। ये भी मैंने बता दिया था कि आपको किन किन बातों का वहाँ पे जाने से पहले ध्यान रखना है, जाने के बाद ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि जो लोग नहीं गए हैं अभी लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको साथ में लेकर जानी है। कुछ लोग क्या है कि एक्स्ट्रा सामान कैरी कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो एक्स्ट्रा बर्डन हमारी बाइक पे या गाड़ी में हमारे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। तो इस वीडियो को देख के आप प्रॉपर प्लान कर सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की रियल में ज़रूरत पड़ने वाली है और किन चीज़ों को आप अननेसेसरी कैरी कर रहे हैं। मैं क्या 2 बार लद्दाख ट्रिप कर चुका हूँ, स्पीति ट्रिप कर चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि किन किन चीज़ों की अपने को रियल में ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक बार भी मुश्किल से काम नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो वो इतनी नेसेसरी नहीं होंगी कि वो आपके पास नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सारे सामान को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ, जैसे इसेंशियल हो गए, नॉन इसेंशियल हो गए, या मेडिकल से रिलेटेड हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सारी चीज़ें मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो आपको इजी रहेगा थोड़ा समझने में कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है और कौन कौन सी चीज़ें आपको अरेंज करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपके पास मेरे हिसाब से तो होनी ही चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। अगर आप बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मोस्टली मैं ये बताऊंगा, ये बाइक ट्रिप वालों के लिए ही बताऊंगा। अगर कार से प्लान कर रहे हैं तो आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। तो मैं जो बताऊंगा वो मोस्टली जो बाइक ट्रिप है उनके लिए बताने वाला हूँ। तो अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं तो जो सबसे मेन चीज़ जो आपको चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी ही चाहिए, वो है अच्छी क्वालिटी का हेलमेट। मैं आपको यही राय दूंगा कि आप हेलमेट पे ज़रूर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई 1500 रुपये वाला हेलमेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेड इंजरी मेन रीज़न होता है किसी एक्सीडेंट में डेथ होने का। तो अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास हेलमेट है तो वो लेके जाइए, नहीं है तो आप एक परचेज़ कर लीजिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक फुल फेस हेलमेट परचेस कीजिए। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है राइडिंग जैकेट। राइडिंग जैकेट मेरे हिसाब से आपके पास होना ही चाहिए। ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जो भी क्रैश इंजरी जो भी होती है, जहाँ भी आप क्रैश होंगे, छोटी मोटी जो एब्रेशंस होंगे उनसे ये आपको बचा लेगा। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट नहीं है तो आप ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एटलीस्ट एल्बो गार्ड हो। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो है आपका नी गार्ड्स। या तो नी गार्ड्स हो या आपके पास एक राइडिंग पैंट्स हो। मेरे पास भी राइडिंग पैंट तो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा महंगा आता है, तो मैंने उसमें भी इन्वेस्ट किया नहीं है, करेंगे कभी। बट मेरे पास नी गार्ड्स ज़रूर है। नी गार्ड्स होंगे तो आपकी जो नी इंजरीज़ है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ये आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक अच्छी क्वालिटी के राइडिंग बूट्स। अगर आपके पास राइडिंग बूट्स है और आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप राइडिंग बूट्स लीजिए। और अगर आपके पास राइडिंग बूट्स नहीं है और अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो मेरी तरह ये जो पैरा ट्रूपर्स यूज़ करते हैं आर्मी वाले, ये बूट्स भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे बूट्स है। मैंने 2 बार लद्दाख राइड इसी पे की है, स्पीति राइड इसी पे की है, लोकल जो भी राइड्स में जाता हूँ वो सारी इसी पे ही करता हूँ मैं। तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। ये हर जगह यूज़ हो सकते हैं, स्नो में यूज़ हो सकते हैं, पहाड़ में यूज़ हो सकते हैं, नॉर्मल रोड्स पे यूज़ हो सकते हैं, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन जब मैंने जैसलमेर राइड की थी तो ये सैंड में भी अच्छे से काम आ जाते हैं, क्योंकि ये आर्मी वालों के लिए यूज़ होते हैं, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए होते हैं, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है राइडिंग ग्लव्स। एक अच्छी क्वालिटी के राइडिंग ग्लव्स होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फिंगर्स हो गई, पाम्स हो गई, जो इनकी प्रोटेक्शन है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक राइडिंग ग्लव्स आपके पास होने चाहिए। तो ये तो वो चीज़ें होगी जो इसेंशियल है, मस्ट है, जो आपके पास एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो आप अच्छे से एक बाइक ट्रिप कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं हो कि आप बाइक लेके चले गए, कहीं गिरा गए, कहीं लगलुगा गई, तो आपकी पूरी वो ट्रिप ख़राब हो जाती है। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के गियर्स है ना, तो ट्रिप अच्छे से चलती रहेगी। हम भी बहुत जगह गिरे पर गियर्स की वजह से किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल कपड़े हैं।
जो नॉर्मल क्लॉथ्स हैं वो कौन कौन से आपको कैरी करने चाहिए। मेरे हिसाब से कपड़े आपको जितना कम हो सके ना उतने ही कैरी करने चाहिए। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 कार्गो लेके गया था 18 दिन के टूर में। उन कार्गो के ऊपर वो हमेशा रेन कवर डला रहता था, ठीक है ना। तो वो दूसरे जो कपड़े थे वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आए। ऊपर की तरफ भी आप टी शर्ट जितनी मर्जी कैरी कर लो, ऊपर राइडिंग जैकेट रहेगा तो आपको इतने यूज़ में नहीं आएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप 2-4 टी शर्ट कैरी कर लीजिए। अगर शर्ट पहनते हैं तो 2-4 शर्ट कैरी कर लीजिए। पैंट्स में अगर आप नॉर्मल पैंट्स कैरी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जीन्स पहनते हैं तो जीन्स कैरी कर लीजिए। कार्गोस पहनते हैं तो कार्गोस कैरी कर लीजिए। 2 या 3 कार्गो, ज़्यादा कैरी मत कीजिए क्योंकि ये अननेसेसरी बर्डन बढ़ाने वाला है, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा आप 4-5 अंडरवियर ज़रूर कैरी कीजिए। कभी धुले नहीं धुले तो आप कम से कम यूज़ कर सकें। और सॉक्स में कम से कम कहूँगा कि आपको 8-10 जोड़ी कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर जगह आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। कभी स्नोफॉल मिल जाएगा, कभी रेन मिल जाएगी, तो आपको गीले हो जाएंगे। तो या तो आप वाटरप्रूफ वाले शूज़ यूज़ कीजिए या फिर आप कम से कम 8-10 जोड़ी सॉक्स ज़रूर कैरी कीजिए। ये हमारे साथ हो चुका था। पूरे दिन भर हम गीले गीले सॉक्स में गाड़ी चलाई हुई है, तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होने लग जाता है। ये हमने भी गलती की थी, आप मत कीजिएगा। कम से कम 8-10 जोड़ी सॉक्स लेके जाइए। बाकी एक बाथ टॉवल हो गया, फेस टॉवल, 1-2 फेस टॉवल ज़रूर यूज़ कीजिए, साथ में रखिए। क्योंकि जहाँ भी आप रुकेंगे ना, वहाँ धूल मिट्टी भी इतनी उड़ती है। ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी नहीं उड़ती, बर्फ़ है तो सिर्फ ऐसे मस्त रहेगा, ऐसा नहीं है। धूल मिट्टी भी खूब उड़ेगी। तो आप जहाँ भी रुकेंगे ना, आपका ज़रूर मन करेगा मुंह धोने का, तो हमेशा फेस टॉवल यूज़ में आएगा। तो कम से कम 2 फेस टॉवल आप साथ में रखिए। ये तो हो गई नॉर्मल कपड़ों की बात। अब वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अब बात कर लेते हैं कि विंटर से रिलेटेड जो भी कपड़े हैं, ठंड से रिलेटेड जो भी कपड़े हैं, वो कौन कौन से आपको कैरी करने चाहिए। सबसे मेन है एक अच्छी क्वालिटी का जैकेट। एक अच्छी क्वालिटी का जैकेट ज़रूर यूज़ कीजिए जो आपको 0 डिग्री या माइनस में टेम्परेचर हो तो आपको बचा सके। दूसरा, अगर आप राइडिंग जैकेट खरीद रहे हैं तो उसके अंदर पहनने के लिए एक आपको विंटर लाइनर आता है, तो वो विंटर लाइनर भी आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। वो अच्छा आपको वो कंफर्ट भी देगा और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा विंड से और जो ठंड होगी उससे। तो आपको विंटर लाइनर लेना है और आपको थर्मल्स भी ज़रूर लेने हैं। 1 जोड़ी थर्मल तो आपको कैरी करने ही है, क्योंकि शरीर को गर्म रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थर्मल काम में आएंगे। वो आपको हर जगह यूज़ होने वाले हैं, पूरी राइड में आपको यूज़ होने वाले हैं। तो थर्मल आपको ज़रूर लेने हैं। उसके बाद आपको अच्छी क्वालिटी का जैकेट ले लेना है। उसके बाद आपको जो विंटर ग्लव्स हैं वो भी ज़रूर लेने हैं। जो ग्लव लाइनर भी आते हैं वो भी ले सकते हैं हम। विंटर ग्लव भी ज़रूर लेने हैं, क्योंकि वहाँ जब आप राइड करोगे ना, तो वहाँ आपको ज़बरदस्त वाली ठंड लगने वाली है, ठीक है ना। तो आपको विंटर ग्लव्स तो लेने ही पड़ेंगे, वो ज़रूरी है, मस्ट है, वो भी आप ये मान लीजिए। उसके अलावा जैसे आप एक वुलन कैप हो गई, क्योंकि हेलमेट उतारते ही ठंड लगेगी, तो वुलन कैप हो गई, बालाक्लावा हो गया, या फिर शेमग हो गया, आप शेमग भी यूज़ कर सकते हैं। और 1-2 जोड़ी आप वुलन के सॉक्स भी ज़रूर कैरी कीजिए, वो भी बहुत काम आने वाले हैं। ठंड जहाँ होगी ना, वहाँ ये सारी चीज़ें मस्ट है, आप ये समझ लीजिए। ये तो हो गई विंटर क्लॉथ्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पे बारिश होगी, रेन से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या हमें साथ में कैरी करने भी चाहिए या नहीं कैरी करने चाहिए। तो रेन से रिलेटेड जो सबसे मेन चीज़ है वो है रेन लाइनर। ऊपर का और नीचे का दोनों रेन लाइनर आपको अच्छी क्वालिटी का, हम लेके गए थे, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। जैसे बारिश होती थी अंदर से भी पूरे भीग जाते थे। आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, कम से कम अच्छी क्वालिटी का कोई भी रेन लाइनर आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद जो सॉक्स मैंने आपको बता ही दिए, सॉक्स एक्स्ट्रा कैरी कीजिए, या फिर जो वाटरप्रूफ सॉक्स है वो कैरी कर लीजिए। छाते की सच कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, तो छाते की ज़रूरत नहीं है, वो मत कैरी कीजिए, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। रेन लाइनर आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद जो बैग्स हैं, बैग किस टाइप के आप लेके जा रहे हैं, वो बैग के कवर, रेन कवर ज़रूर होने चाहिए आपके पास, नहीं तो सारा सामान गीला हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर रेन कवर नहीं है तो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियाँ तो होगी, वो साथ में लेके जाइए, पर अपने सामान को ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिए। आप खुद भीग जाओगे तो सूख जाओगे। सामान एक बार भीग गया ना, तो एक तो वज़न बढ़ा देगा पूरा बाइक का, ठीक है ना, पूरा सब कपड़े गीले कर देगा। जो इसेंशियल जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे वो सारे गीले हो जाएंगे। तो आप रेन कवर ज़रूर यूज़ कीजिए बैग्स के लिए भी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको कौन कौन से कैरी करने चाहिए। अगर आप व्लॉगर हैं, आपको व्लॉगिंग करनी है, तो आपको पता है कि आपको व्लॉगिंग किट क्या है आपके पास, वो सारा आपको कैरी करना ही है। जैसे कैमराज हो गए, गोप्रो हो गया, 360 कैमरा हो गया, गिम्बल्स हो गए, ट्राइपॉड्स हो गए, माइक्स हो गए, एक्स्ट्रा बैटरीज हो गई, पावर बैंक हो गए,
एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल्स हो गई, एक्सटेंशन बोर्ड हो गया। उसके बाद आप एक लैपटॉप भी कैरी कीजिए। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड्स बहुत सारे हैं तो लैपटॉप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास मेमोरी की कमी है तो आपको लैपटॉप भी कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डाटा ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। एक लैपटॉप कैरी कीजिए। इसके अलावा आपके पास जो भी व्लॉगिंग का सामान है वो आप सारा कैरी कर लीजिए। आपको व्लॉगर है, आपको सब पता है, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए बता दूँ कि आप पावर बैंक कैरी कीजिए। मैं कहूँगा कि कम से कम 20-20 हज़ार के 2 पावर बैंक कैरी कीजिए। बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। अभी तो चलो काफ़ी डेवलप हो चुका, हर जगह लगभग इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाती है, बट मैं ये कहूँगा कि पावर बैंक कैरी कीजिए, क्योंकि दिन भर आप बाइक पे रहेंगे। उस ड्यूरिंग अगर आपके पास आईफोन है ना, तो वो तो ड्रेन हो जाता है। ठंड में इतना जल्दी ड्रेन होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपका फ़ोन पूरे दिन भर चार्जिंग पे ही लगा रहेगा। तो उसके लिए चाहिए तो आप पावर बैंक कैरी कीजिए। एक्स्ट्रा केबल्स कैरी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको गुम गई, टूट गई तो वहाँ मिलने वाली नहीं है इजीली। तो एक्स्ट्रा केबल्स ज़रूर कैरी कीजिए। एक एक्सटेंशन बोर्ड कैरी कीजिए। कई बार क्या होता है कि एक पूरे रूम में सिर्फ एक ही सॉकेट होता है, तो वो एक्सटेंशन लगा के आप 3-4 जने आराम से चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल लोग भी अगर कोई कैमरा में कैरी कर रहे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा बैटरीज जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि हर जगह चार्ज करने का मौका मिलेगा ये जरूरी नहीं है। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान। अब बात कर लेते हैं कि बाइक से रिलेटेड आपको किस सामान की क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो आप बाइक ट्रिप कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली बाइक के मेंटेनेंस से रिलेटेड लगभग चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे मेन तो आपके पास पंक्चर किट होना चाहिए। चाहे आपकी बाइक ट्यूबलेस हो, ट्यूब वाली हो, जैसी भी हो, पंक्चर किट आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं भी निकालना आया पंचर तो किसी की हेल्प भी लेंगे ना, तो अगर आपके पास किट है तो आप इजीली कोई भी हेल्प कर देगा। उसके अलावा आप टायर इन्फ्लेटर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली पंक्चर निकालने के लिए टायर इन्फ्लेटर की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। उसके अलावा बीच बीच में आपको टायर प्रेशर मॉनिटर करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए भी टायर इन्फ्लेटर चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्लच वायर कैरी कीजिए, ब्रेक वायर्स कैरी कीजिए। वो भी कभी भी अगर टूट गए तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उन चीज़ों की। एक अगर आपकी बाइक ट्यूब वाली है तो आप एक्स्ट्रा आगे का पीछे का एक एक पेयर ट्यूब भी कैरी ज़रूर कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पंक्चर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ट्यूब चेंज करके भी काम चलाना पड़ सकता है। या फिर ट्यूब ही फट गया, फिर क्या करोगे? तो आपको ट्यूब, आपको ऐसा नहीं है कि आप 12 लास्ला पे खड़े और आपको ट्यूब चाहिए, कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ट्यूब कैरी करना ही पड़ेगा। हम पिछली बार जब गए थे तो हमने बहुत बड़ी गलती ये करी थी, हमने कुछ भी कैरी नहीं किया था। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके अलावा एक पेयर एक्स्ट्रा ब्रेक पैड्स कैरी कीजिए, क्योंकि ब्रेक पैड्स कब घिसेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो चाहे 100 किलोमीटर भी घिस सकते हैं, 1000 किलोमीटर भी घिस सकते हैं, तो आपको ब्रेक पैड अवश्य कैरी करने हैं। एक स्पार्क प्लग कैरी कीजिए, एक जंपिंग केबल कैरी कीजिए, कुछ जिप टाइज कैरी कीजिए, क्योंकि बाइक का अगर कोई भी पार्ट टूट गया तो वो जिप करने के काम आएगा। जिप टाइज कैरी कीजिए, फेविक्विक जरूर कैरी कीजिए, कोई भी पार्ट टूट गया तो उसका रेडीली फिक्स करने के लिए। एक एम-सील कैरी कीजिए, एक कैंची कैरी कीजिए। उसके अलावा एक स्क्रू ड्राइवर का सेट कैरी कीजिए, जो मल्टीपर्पज़ यूज़ में हो, अलग अलग साइज़ के उसमें स्क्रू ड्राइवर और वो सारी चीज़ें हो, वो पूरा सेट कैरी आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने बेसिस पे ठीक करते आनी चाहिए, ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप हर चीज़ के लिए वहाँ पे डिपेंड नहीं रह सकते। चेन ल्यूब कैरी कीजिए, चेन क्लीनर कैरी कीजिए, एक क्लॉथ कैरी कीजिए बाइक को साफ़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ बाइक बहुत ही ज़्यादा गंदी होने वाली है, तो आपको कैरी करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको बाइक के लिए कैरी करनी ही पड़ेगी अगर आप बाइक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। सबसे मेन बात तो ये है कि अब से लद्दाख में रेंटेड बाइक अलाउ नहीं है। बाहर की कोई भी अगर बाइक आप रेंट करके जा रहे हैं तो आपको लद्दाख में छोड़नी पड़ेगी, और लेह से आपको नई बाइक रेंट करनी पड़ेगी। बाकी वो आपको इनर लाइन जितने भी हैं वहाँ पे घूमने नहीं देंगे, जैसे पेंगोंग हो गया, खारदुंगला हो गया, नुब्रा हो गया, उधर जाने नहीं देंगे। अगर आप खुद की बाइक कैरी कर रहे हैं तो आपको बाइक की आरसी, बाइक का इंश्योरेंस, बाइक का पीयूसी, ये सारी चीज़ों की हार्ड कॉपी फ़ोन में तो रहेगी, ठीक है ना, हार्ड कॉपी आपको कैरी करनी है। कई बार फ़ोन नहीं चलेगा तो आप दिखा नहीं पाओगे। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप बाइक आपके पापा के नाम पे है तो उनकी आरसी, उनका आधार कार्ड, वो सब भी आपके साथ होना चाहिए। ये तो हो गई बाइक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो जो वहाँ पे आप परमिट निकालोगे, इनर लाइन परमिट निकलता है एक लद्दाख में घूमने के लिए। अब तो उसको परमिट नहीं बोलते, वो एनवायरमेंटल फीस है, पर ठीक है, समझने के लिए हम उसको परमिट बोलते हैं। वो ऑनलाइन निकल जाएगा, आप चाहो तो ऑनलाइन भी वो निकाल सकते हो। उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस आप ऑनलाइन पे कर दीजिए और आपके लिए वो परमिट ऑनलाइन निकल जाएगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
तो आप ऑनलाइन परमिट निकाल सकते हैं। तो ऑनलाइन निकाल के आप एक हार्ड कॉपी, 3-4 हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए। या फिर आप चाहे तो ले में जाके भी परमिट बनवा सकते हैं, पर उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन ही निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी रख लीजिए। सॉफ्ट कॉपी भी रखिए, हार्ड कॉपी भी रखिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कोई भी बीमारी है आपको, उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो भी अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इजीली किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको मेडिसिन आपके साथ कौन कौन सी कैरी करनी है। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ जो हमेशा बोलता आया हूँ वो ये है कि आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन कैरी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, आपको यूज़ करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या नहीं। तो आपको अपनी मर्ज़ी से कैरी नहीं करना है। सबसे पहले आपको किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपके फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनसे कंसल्ट करना है कि मैं भाई ऐसे ऐसे जा रहा हूँ घूमने। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको बता देगा कि आपको जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आपकी मेडिकल कंडीशन अलाउ करती है, नहीं करती है, ये सारी चीज़ें वो आपको समझा देगा। अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको जो भी मेडिसिन चल रही है ना, वो एक्स्ट्रा आप कैरी कर लीजिए। उसके अलावा जो नॉर्मल मेडिसिन हो गई, वो जैसे फीवर के लिए हो गई, एसिडिटी के लिए हो गई, वॉमिटिंग के लिए हो गई, या फिर जैसे इनो हो गया, ये ORS हो गया, ये डायरिया के लिए कोई भी मेडिसिन हो गई, ठीक है ना, ये सारी हेडेक के लिए हो गई, ये सारी मेडिसिन आपको कैरी कर लेना है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि आपको ऑक्सीजन कैन भी ज़रूर कैरी करने हैं, क्योंकि लद्दाख बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है। ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों को होती ही है। हमारे साथ फ्रेंड्स थे, उनको भी हुई थी, इसलिए मैं आपको ये हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अपने पास ऑक्सीजन कैन ज़रूर कैरी कीजिए। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड के लिए एक ड्रग आती है डायमॉक्स। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप वो कैरी कीजिए और अपने हिसाब से ले लीजिए, डॉक्टर से पूछ के उनके हिसाब से आप प्रिस्क्राइब करवा लीजिए, और वो डायमॉक्स भी आप ज़रूर कैरी कीजिए, वो हाई एल्टीट्यूड पे आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा आप चाहे तो ग्लूकोन डी कैरी कर सकते हैं। ड्रेसिंग का, जैसे कि कहीं चोट वोट लग जाए तो उसके लिए जैसे बिटाडीन, बैंडेज, गोस पीसेस, ये सारे आप कैरी कर सकते हैं। छोटी वाली बैंडेड हो गई, वो कैरी कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें आप कैरी ज़रूर कर लीजिए। ये सारी चीज़ें तो हो गई, आपने इकट्ठी कर ली, पूरे गठरी बांध दी। अब ये कि इन चीज़ों को भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अब आपके पास चाहिए कम से कम 2 तो बड़े वाले बैग्स, चाहे रक्षक बैग ले लो, अब फिर आपके पास पेनियर्स है, चाहे सॉफ्ट वाले हो, हार्ड वाले हो, जिस तरह के भी पेनियर्स हैं आप वो ले सकते हैं, उनको कैरी कर लीजिए। और जैसे सामान आपका आता है उसमें दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अगर आप रक्षक बैग ले रहे हैं तो भी दोनों तरफ इक्वली आप सामान डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। एक चाहे तो आप टेल बैग ले सकते हैं, जो पीछे की तरफ बन जाएगा आपके, उसमें भी बहुत सारा सामान आ जाएगा। एक अगर आप चाहे तो आपके पास है तो आप टैंक बैग ले सकते हैं, जैसे मैंने कैरी किया था टैंक बैग। टैंक बैग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें आप सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो रख सकते हैं, जो जल्दी से निकालने वाले सामान है, जो व्लॉगर्स हो गए, जैसे GoPro की बैटरीज हो गई, 360 हो गया, या फिर कैमराज हो गए, ये सारी चीज़ें मैं क्या टैंक बैग में रखता था, तो वो बाकी सारे सामान बिखेरने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसमें रख लिए। डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हमेशा हर जगह चेक हो रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स हमने उसमें रख लिए थे। इसके अलावा आप चाहे तो एक थाई बैग भी आता है, उसमें भी आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप थाई जो बैग आता है उस पर वो कैरी कर सकते हैं और उसमें भी रख सकते हैं। मैंने भी कैरी किया था, बहुत ही यूज़फुल है वो। अगर आप चाहे तो जरी कैन भी कैरी कर सकते हैं। आपके पास अगर जरी कैन अवेलेबल है तो आप उनको कैरी कर लीजिए, वो जो पेट्रोल है उनको कैरी करने के लिए काम आएगा। नहीं तो आपको वहाँ पे वैसे वो डब्बे तो मिल ही जाएंगे, आप उसमें भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर कैरी कर लीजिए जरी कैन। अब बात कर लेते हैं कॉस्मेटिक आइटम्स की। कॉस्मेटिक आइटम्स में आप सनस्क्रीन ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक धूप बहुत तेज़ होती है, चाहे बर्फ़ रहेगा पर धूप बहुत ही तेज़ लगेगी तो सनबर्न होता ही है। हमें भी हुआ था, बट सेकंड टाइम जब हम गए थे तो हमने कैरी किया था तो सनबर्न फिर उतना नहीं हुआ। तो सनस्क्रीन ज़रूर कैरी कीजिए। नॉर्मल क्रीम अगर आपको यूज़ करते हैं तो वो कैरी कर लीजिए। फेस वॉश कैरी कीजिए, शैम्पूज़ कैरी कीजिए। मैं शैम्पू में कहूँगा कि पाउच वाले कैरी कीजिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। हेयर ऑयल कैरी कीजिए, कॉम्ब हो गया, उसके अलावा साबुन हो गया, जो नहाने के लिए साबुन या और कपड़े धोने के लिए, दोनों के लिए आपको साबुन कैरी करना है। ये सारी चीज़ें आप कॉस्मेटिक में कैरी कर सकते हैं। बाकी डीओ, परफ्यूम, गोगल्स, कैप, ये सारे आपकी मर्जी है कैरी करने, कैसे कैरी करना है, ये भी ज़रूर कैरी कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये थे वो सामान जो हमने कैरी किए थे और जो इसेंशियल सामान है। अगर इस लिस्ट में कुछ भी रह गया तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि ये चीज़ें आप भूल गए हैं, क्योंकि जितनी मेरे को याद आई मैंने आपको सारी बता दी। हो सकता है कुछ मेरे से भी छूट गई हो। कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे बताइए कि कौन कौन लोग लद्दाख ट्रिप जाके आ चुके हैं और कौन कौन लोग अब जाने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।
किसी अगले ब्लॉग्स पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।